जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आरएसएस की कुंडली का समय थोड़ा-सा कन्फर्म नहीं हो रहा है और भागवत जी की कुंडली मुझे मिल जाएगी इस हफ्ते तक शायद। तो आरएसएस और भागवत जी की कुंडली का दोनों का आकलन एक साथ मैं नेक्स्ट वीक कर दूँगा, नेक्स्ट वीक जी, बताऊँगा। जी, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जो स्थिति है, जैसे बीजेपी की कुंडली देखकर आपको शायद याद होगा और मेरे दर्शक मित्रों को भी याद होगा कि मैं कई बार दोहरा चुका कि 9 जून 2025 के बाद फरवरी 2026 तक बीजेपी में सरफुटअव्वल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में टकराव और बिखराव वाली स्थिति, झंझट वाली स्थिति है। ये मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ शायद, 4-5 बार प्रोग्राम में ये बात मैंने दोहराई है। तो वो 9 जून तो गुज़र गया, 9 जून के बाद अब सामने स्थितियाँ नज़र आने लगी हैं कि टकराव किस हद तक बढ़ा है। नूरा कुश्ती, जहाँ तक नूरा कुश्ती की बात है, कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन नूरा कुश्ती की भी एक सीमा होती है। हुँ, नूरा कुश्ती की भी एक सीमा होती है। एक वक़्त पे नूरा कुश्ती दूसरों को दिखाते-दिखाते आपस में सचमुच में भी लड़ जाते हैं लोग कि ज़रा-ज़रा सी बात पे फिर कोई मनमुटाव हो गया। तो कहीं न कहीं असहज स्थिति तो है। असहज स्थिति ना होती, तो संघ शायद 75 वर्ष की बात को ना उठाता। क्योंकि 75 वर्ष में मार्गदर्शक मंडल में जाने की जो बात मोदी जी ने की थी या कहें कि बीजेपी पार्टी ने की थी, आरएसएस ये कहकर पल्ला झाड़ देता कि ये उनकी पार्टी का मसला है। ये हमारा मसला नहीं है, क्योंकि संघ में कोई आयु निर्धारित नहीं है कि इतने वर्ष तक आपने गद्दी छोड़नी है। तो संघ की जो नीति ही नहीं है, वो फिर बीजेपी के नीति में टांग ना अड़ाता। लेकिन कहीं न कहीं असहज स्थिति है, इसी वजह से ये टकराव शुरू हो गया है। और 2024 के चुनावों के पहले से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि संघ और बीजेपी में स्थितियाँ सामान्य नहीं है, बहुत जल्दी इन लोगों में टकराव होने वाला है। तो स्थिति या बीज उसी वक़्त से पड़े हुए थे। और या मैं स्पष्ट कहूँ तो कुंडली का इंडिकेशन ऐसा ही दिख रहा था। इसी वजह से मैं बोल रहा था। अब लेकिन जी, बोलिए, बोलिए। जी, भागवत जी का जो कथन है 75 साल का, वो अपने आप में पहली बार स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। आज तक सब संकेत देते थे, अभी स्पष्ट रूप से कहा। इसको किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, वो दबाव बनाने की राजनीति है और बात नूरा कुश्ती से आगे चली गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बात नूरा कुश्ती से आगे चली गई है और ये बिल्कुल दबाव बनाने की राजनीति है और ना सिर्फ दबाव बनाने की, 75 वर्ष के एक संघ के बड़े लीडर को रिटायर भी किया गया 2-3 दिन पहले, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है अभी यार, स्लिप हो रहा है। उनको उनके रिटायरमेंट को बेस करके ही मोहन भागवत जी ने ये बात रखी है। तो ये बहुत बड़ी और बड़ी गहरी स्ट्रैटेजी है कि बोलने के पहले उन्होंने करके दिखाया। ये डबल दबाव बनाने की राजनीति है और मोहन भागवत जी को भी मुझे लगता है कि 2 नावों पे सवार हो गई या कुआँ खाई वाली स्थिति में आ चुके हैं। 11 सितंबर 2025 को भागवत जी को भी रिटायर करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर ऐसा कर दिया, तो फिर मोदी जी पे तो पहाड़ प्रमाण दबाव आ जाएगा। और नहीं हुँ, किया तो फिर वही फुस वाली स्थिति बन जाएगी। अमित शाह जी की बात करते हैं। अमित शाह जी की जो दशा महादशा है, अमित शाह जी की महादशा चल रही है गुरु की, यानी बृहस्पति की महादशा चल रही है। राहु की महादशा जब तक चल रही थी, वो बहुत ही अप्रतिरोध्य स्थिति में थे, बहुत ही ताकतवर थे, कुछ भी करते थे वो सफल होता था। लेकिन जब से बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, उनकी वो चाणक्य नीति भी पहले जैसी सफल होती कई बार नजर नहीं आई है। और राहु की महादशा में देखिए वो गुजरात के गृह मंत्री बने, केंद्र के गृह मंत्री बने और लगभग काफी ताकतवर नेता वो रहे और अभी भी हैं वो ताकतवर, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए वहां पर। लेकिन ग्रहों ने कहीं ना कहीं उनका साथ थोड़ा सा छोड़ दिया है और मेष राशि के परिप्रेक्ष्य में उनको शनि की साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है। शनि की साढ़े साथी का पहला चरण मेष राशि के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव होता है, उस पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो वो इस तरह की बात नहीं करते कि मैं वेद उपनिषद पढ़ूंगा रिटायरमेंट के बाद या कुछ भी। और अमित शाह जी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, वो कुछ भी बोल के नहीं चल देते, वो जब भी बोलते हैं बहुत कंक्रीट बात बोलते हैं।
उनके वक्तव्य आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो बोलते हैं पार्टी के बारे में, बोलते हैं जैसे चुनाव आता है, उनका इंटरव्यू आता है तो बोलते हैं कि हम सारी सीटें जीतेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी है एक्चुअली, उसमें कोई मैं गलत बात नहीं मानता, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी है कि हम 200 सीटें तो 200 के लिए ही लड़ रहे हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम 100 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो 200 पे खड़े क्यों किए फिर? तो वो स्ट्रेटेजिक राजनीतिक वक्तव्य है, वो उनको देना ही होता है, वो मजाक की बात नहीं है, वो सीरियस है, हर पार्टी बोलती है। लेकिन अमित शाह जी का ये बयान, अगर मेरा आकलन राजनीतिक समझ जो बोल रही है, कहीं मोदी जी पे दबाव देने के लिए तो नहीं है। ये एक प्रश्न उठ रहा है मन में कि अमित शाह ने अचानक ये बात क्यों बोली। खैर, जो है सामने है, और मोदी जी की जो स्थिति है, उनकी महादशा जो चल रही है मंगल की, वो महादशा दोहराव वाली बात है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा कि महादशा वो अवनति वाली महादशा है। 2028 तक है, अभी भी 2028 के अंत तक लगभग, अभी भी वो उस महादशा के ग्लिच से निकले नहीं है। तो लगातार उनके ऊपर दबाव, लगातार हर तरफ से दबाव, विदेशों से भी, कई देशों से संपर्क इस वक्त उनके स्वाभाविक नहीं है। एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दुनिया को दिख भी गया कि कोई भी शक्तिशाली देश उस अर्थ में मोदी जी के पीछे खड़ा नहीं हुआ। इजराइल ने तो बस ऐसे ही बोल दिया, इजराइल तो खुद ईरान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका के पैर पकड़ रहा था कि बचाओ मुझे, तो उसके खड़े होने का क्या मकसद मतलब था, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान और चीन एक तरफ थे, तो इजराइल की इतनी औकात तो नहीं है कि चीन से लड़ लेगा वो अकेले। तो मोदी जी का समय भी बेहतर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक ज्योतिषी बिंदु है, ज्योतिष के प्रेमी ध्यान से सुने, केतु का जो गोचर उनके 10वें भाव में चल रहा है। वृश्चिक राशि के परिप्रेक्ष्य में केतु सिंह राशि में है, सिंह राशि 10वें भाव में, उनकी 10वें भाव में केतु चल रहा है। 2007-8 के आसपास भी केतु सिंह राशि में था, और दर्शक मित्रों को अगर याद हो तो 2007-8 के पास भी उनको बार बार केंद्रीय एजेंसियां बुलाती थी, बार बार सीबीआई दफ्तर उन्हें जाना पड़ता था, वो परेशानी वाला समय था उनके लिए भी। लेकिन उस केतु के गोचर के दौरान मोदी जी की महादशा बड़ी स्ट्रांग थी, सूर्य की महादशा चल रही थी, और सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य का संबंध 10वें एकादश से बना हुआ है, तो वो हर स्थिति से निकल गए। लेकिन इस बार केतु का जो गोचर 10वें भाव में आया है, इस बार महादशा भी उनके समर्थन में नहीं है। ये देश काल पात्र होता है, यानी काल मतलब समय, एक वो समय था, एक ये समय है, दोनों में अंतर आ जाता है। और केतु का जो स्वभाव होता है वो डिटैचमेंट का स्वभाव होता है। केतु गोचर में जिस भाव में जाता है, उस भाव के फलों से जातक को काट देता है, बिल्कुल। अगर महादशा उसकी अच्छी ना हो तो महादशा की वजह से केतु के बुरे प्रभाव से अगर वो बचे तो बचे, नहीं तो केतु जिस भाव में होता है गोचर में, उस भाव से संबंधी कमी कर देता है। उदाहरण के लिए एकादश में अगर केतु गोचर में आ जाता है तो पाप ग्रह एकादश में शुभ फल करते हैं, लेकिन मैं नए ज्योतिषियों को बताना चाहता हूं कि केतु एकादश में होगा तो सफलता प्राप्त करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि केतु सफलता आने नहीं देता, क्योंकि केतु का काम ही डिटैचमेंट का है। एकादश भाव डिजायर फुलफिलमेंट का भाव है, तो डिजायर फुलफिलमेंट वो काट देगा। द्वादश में होगा तो नींद में कमी कर देगा, पंचम में होगा तो प्रेम से काट देगा, चौथे से होगा तो माता से संबंध खत्म हो जाएंगे, यानी माता की अगर उम्र हो चुकी है तो माता से विच्छेद हो जाएगा। लगन में आ जाएगा तो जातक दिशाहीन हो जाता है गोचर के दौरान, क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, एक ही शर्त है बचने की, महादशा अंतरदशा अगर अच्छी होती है तो गोचर का प्रभाव थोड़ा न्यून हो जाता है। गोचर 20 से 30% से ज्यादा काम नहीं करता। जन्म कुंडली की महादशा अंतरदशा काम करती है 70 से 80%। ये कंफ्यूजन भी जो लोगों में है वो सुन ले मेरी बात ध्यान से। गोचर 80% काम नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं गोचर ही मुख्य है। गोचर मुख्य नहीं है, आपकी लगन कुंडली मुख्य है, आपकी दशा अंतरदशा मुख्य है। वो मजबूत है तो बुरे गोचर के बुरे परिणाम से आप बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, बारिश होती है, तूफान आता है बहुत तेज, तो कमजोर झोपड़ियां गिरती हैं, बड़े मकान वाले चाय पकौड़े खाते हैं। तो जिसकी महादशा बड़ा मकान मजबूत लग्न, झोपड़ी कमजोर मकान कमजोर लगन, तूफान गोचर है,
वो आएगा, बह के निकल जाएगा, कमजोरों को तोड़ देगा, और मजबूत उस लड़ाई में, उस तूफान में खड़े रह जाएंगे थोड़े बहुत नुकसान के साथ। बस इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं समझता हूं गोचर का और नहीं दिया जा सकता। तो क्या अमित शाह के बिना नरेंद्र मोदी की कोई हस्ती है क्या? वह उसके बिना काम चला सकते हैं? अगर वो साथी छूट गया तो कहीं अगर अमित शाह ने फैसला कर लिया जाने का, तो बहुत सारे संकेत हैं। इसका मतलब कि जो अमित शाह का भी दबाव आ गया, और शायद परिस्थितियों का दबाव, देश काल परिस्थिति का दबाव भी आ जाता है, और भागवत भी वही भाषा बोल रहे हैं। तो सितारे शायद कुछ कह रहे हैं जिसे मोदी जी सुन तो रहे हैं, लेकिन शायद समझ नहीं रहे, और उनको अभी भी लगता है कि उस सितारों के अगेंस्ट जा सकते हैं। इस पे एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं आपकी, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सर, सितारों के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता। कभी कभी शख्स अगर सक्सेस हो जाता है तो कह सकते हैं कि सितारों को जीत लिया उसने, लेकिन ऐसा कभी होता ये मैंने नहीं है। इसलिए पूछा कि मोदी जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते। उनके जो शौक हैं 20-20 करोड़ की गाड़ियों के, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में, और बाकी जो शानो शौकत है उनकी, राजा अकबर और शहनशाह जैसी जो शौकत है, ये उसको छोड़ नहीं सकते। उनको आदत है इस बात की, दूसरों की कॉस्ट पे जिंदा रहने की। सर एक्चुअली ये सवाल है। नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जितने मजबूत दिखते हैं, जितनी बड़े गाड़ी में चढ़ते हैं, जितने बड़े जहाज में चढ़ते हैं, इससे विदेशों में हमारी स्थिति मजबूत होती है कि हमारे देश का प्रधान भी देखिए बिल्कुल कैसे मजबूत स्थिति में है। खैर, वो तो हो गई अलग बात। बात यह है कि ये बात सत्य है कि मोदी जी खुद नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं कोई संशय नहीं पालता। मोदी जी अपनी मर्जी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी दबाव में आके छोड़ेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, 25 के अंत तक या 26 के मध्य तक ये छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे, और मध्यावधि चुनाव की आहट वहां फिर आएगी, क्योंकि मोदी जी गद्दी छोड़ेंगे तो मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवा कर छोड़ेंगे, या वो संसद भंग करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे वो, क्योंकि वो मोदी जी हैं। क्योंकि वो मोदी जी हैं। आप इस बात को नहीं नकार सकते कि मोदी जी ने ऐसा हर निर्णय लिया है जो एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो निर्णय नहीं ले सकता। 100 साल पुरानी पार्टी को कांग्रेस मुक्त भारत का नारा उन्होंने दे दिया। इसके लिए साहस चाहिए। सफल हुए कितना हुए वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सपना देखा। बड़े सपने देखने से, बड़े सपने वो देखते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता इस चीज से। तो मोदी जी बिल्कुल क्या बोलूं मैं, बिल्कुल ही अलग ही शख्सियत है। व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कहा अमित शाह जाएंगे तो मोदी जी क्या टिक पाएंगे, बात ये नहीं है। एक्चुअली मोदी जी के लिए ही अमित शाह इतने मजबूत है। और ये भी सच है कि अमित शाह जैसा जोड़ीदार पार्टनर दूसरा उनका नहीं है। और इतना राजदार, इतने बड़े राज को रखने वाला पार्टनर अगर रिटायर करने की बात करता है तो फिर उसका जो मेन इंस्ट्रक्टर है वो भी कमजोर होगा ही। रमाकांत आचरेकर बहुत अच्छे ट्रेनर थे, लेकिन उनकी पहचान दुनिया में बनी सचिन तेंदुलकर की वजह से। तो बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो, ये समझ लीजिए। जी। एक के बिना दूसरा मजबूत नहीं रहेगा।